जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू द डेली क्लास यूट्यूब चैनल। सो आपको याद है कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी इस चैनल पे रिगार्डिंग अ स्टोरी में मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा वोकैबलरी बताई थी, काफ़ी सारे डिस्कोर्स मार्कर्स समझाए थे और उसी स्टोरी पे बेस्ड एक हमने कॉम्प्रिहेंशन किया था, 10 क्वेश्चंस का क्लोज टेस्ट किया था और कुछ एरर के क्वेश्चंस किए थे। सो आई जस्ट टोल्ड यू कि आप कैसे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी दैट इज़ ऑफ रीडिंग, उससे आप कितने सारे सेक्शंस आपके जो एग्जाम में हैं, स्पेशली इंग्लिश में, कितने आप कवर कर सकते हो, है ना? तो आज हम बात करने वाले हैं कि द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रीडिंग, की रीडिंग की अहमियत तो आपको पता है ना? और भी ज़्यादा होती है, लेकिन रीडिंग करें कैसे? क्या आखिर सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है एज अ डिफेंस एस्पिरेंट्स, एज यूपीएससी एस्पिरेंट्स, कि हम अच्छे से रीडिंग करें, है ना? कम टाइम में हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। सो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रीडिंग। कोई भी न्यूज़पेपर हो, कॉम्प्रिहेंशन हो या फिर इंग्लिश आर्टिकल हो। अब देखो यार, आपसे हमेशा कहा जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़ो। अगर अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो या फिर डिफेंस एस्पिरेंट हो, तो आपसे कहा जाता है कि ये हेल्प करेगा, आपके एग्जाम्स में हेल्प करेगा, एसएसबी में डेफिनेटली करेगा। और बहुत लोगों की तो हॉबी होती है ना? ऐसा मतलब वो लिखते हैं अपनी हॉबी की। हॉबी क्या है? सर, रीडिंग न्यूज़पेपर। रीडिंग न्यूज़पेपर। अब वो पूछते हैं कि बताओ, अच्छा 2-4 न्यूज़ बताओ मुझे, 2-4 राइटर्स के नाम बताओ। पूछते हैं कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो? कहते हैं द हिंदू। कहते हैं द हिंदू के 5 रेगुलर राइटर्स या ऑथर्स के नाम बताओ। नहीं पता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा कंसंट्रेशन के साथ करना होता है। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो ऑनेस्टली करो, क्योंकि यार वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, है ना? आपके जो इंटरव्यूअर है वो भी साइकोलॉजिस्ट है और हाइली ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट है। वो सब चीज़ समझ जाते हैं। तो कहीं पर भी फेक नहीं कर सकते। और ओवरऑल जो रीडिंग है वो डेफिनिटली आपके एग्ज़ाम्स में से हो गए, आपके जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स हो गए, सीडीएस हो, एनडीए हो, एफकेट हो या फिर आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं, हुँ? सीएसई है या फिर आपका हो गया सीएपीएफ, इन सब में हेल्प करता ही है। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में डेफ़िनेटली करता है, आपका जो प्रीलिम्स होता है। उसके बाद किसी को मेंस लिखना है, सीएसई में मेंस लिखना है या फिर आपको सीएपीएफ में लिखना है, या फिर आप पहले सीडीएस, एनडीए या फिर एफकेट क्लियर करके जाते हो, वह उसके बाद आपको इंटरव्यू देना है या फिर आपको वहाँ पर जो साइक होता है, वहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें लिखनी होती हैं, तो वहाँ पर आपका थॉट प्रोसेस रिफ्लेक्ट होता है। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आपका थॉट प्रोसेस है ना, वो अच्छा होगा। तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट डेफ़िनेटली करती है। और इंटरव्यूज़ में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बढ़िया से आर्टिकुलेट हो पाते हैं अगर आप रीडिंग करते हो डेली। हुँ? आप बढ़िया रिस्पॉन्सेज़ दे पाते हो, अच्छे रिस्पॉन्सेज़ दे पाते हो और आपकी जो कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट्स होते हैं ना, उनको समझने की जो आपकी जो एबिलिटी है वो अच्छी होती है, बेहतर होती है। आपको वोकैब तो डेफ़िनेटली मिलती ही है बहुत सारी, लेकिन साथ में आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग होती है, आप चीज़ों को अच्छे से डीप में जाके समझ पाते हो, एनालाइज़ कर पाते हो। वो भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आप डेवलप करते हो इन द प्रोसेस ऑफ रीडिंग, है ना? तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आप पढ़ रहे हो, आपको वोकैब्युलरी मिल रही है और आप इंग्लिश सीख जाओगे। ये तो सीख ही जाओगे, लेकिन साथ में आपका जो ब्रेन है ना, वो अच्छे से फंक्शन करता है। क्योंकि आजकल देखो यार, बहुत बड़ा कंसर्न है कि लोग सोशल मीडिया पे कोई रील्स देख रहा है, कोई यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है, वहाँ पर हमारा जो अटेंशन है, वो भी कम हो रहा है। और रीडिंग देखो अटेंशन माँगती है। मैं आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें कुछ 4-5 ऐसी बताऊँगा ना, आप रीडिंग करने के बाद वो क्वेश्चन खुद से करना। अगर वो उन क्वेश्चंस का आंसर आप कर पा रहे हो, इसका मतलब प्रूव हो जाएगा, वहीं पर आप खुद को असेस कर सकते हो कि आपने अच्छे से रीडिंग करी है या नहीं, है ना? तो इन सब चीज़ों को हम पहले पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि रीडिंग करनी क्यों चाहिए, फिर हम देखेंगे रीडिंग कैसे करनी चाहिए, फिर एक मैं डेमो आर्टिकल लेके आया हूँ, उससे हम डिस्कस करेंगे उन्हीं चीज़ों को। जो मैं आपको बताऊँगा ना, 5 स्टेप्स बताऊँगा, उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊँगा आपको। हुँ? चलो, तो ये सारी चीज़ें शुरू करते हैं और कॉमन मिस्टेक्स भी डेफ़िनेटली मैं बताऊँगा कि कौ क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कई बार हम लोग करते हैं पढ़ते हुए, हाँ? तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग, ये है अपना टेलीग्राम चैनल, तो इससे देखो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ्स हो गई, अनाउंसमेंट्स हो गई, सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएँगी। दूसरा ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर आपको कोई भी सजेशन है या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में डेफ़िनेटली हम बात कर ही सकते हैं, है ना? चलो शुरू करते हैं फिर, शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाई टू रीड? रीड करना क्यों चाहिए? हुँ?
क्यों आखिर हमें रीड करना चाहिए? तो मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए। क्या होते हैं? पहली बात तो आपको नॉलेज मिलती है ना? पहली बात आपको रीड करने से नॉलेज मिलती है। दूसरा आपकी वोकैब्युलरी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। हुँ? और तीसरा क्या कह सकते हैं, तीसरा हमें हमारी जो इंग्लिश है ओवरऑल इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होती है। और अगर इफ़ यू आर रीडिंग अलाउड अगर आप बोल-बोल के पढ़ते हो तो आपका प्रोनंसिएशन जो है वो भी इम्प्रूव होता है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं यहाँ तक, एग्ज़ाम लेवल तक, है ना? उसके बाद अगर हम चलें, अगर सोचें तो हमारा ब्रेन जो है ना, वो अच्छे से फ़ंक्शन करना शुरू कर देता है। हुँ? वो भी बेहतर फ़ंक्शन करता है अगर हम रेगुलर रीडर हैं, हमारी रीडिंग स्पीड बढ़ जाती है। मतलब हम चीज़ों को जल्दी स्कैन कर पाते हैं, जल्दी एनालाइज़ कर पाते हैं और ये केवल रीडिंग तक ही नहीं रहती, ये आपकी एक हैबिट बन जाती है। हुँ? आपके जो कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट्स हैं, उन्हें आप अच्छे से समझ पाते हो। आप जो कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट्स होते हैं ना, उन्हें आप बेहतर तरीके से समझ पाते हो। जीडी चल रही है, वहाँ पर किसी ने अजीब-सी बात बोल दी, पता नहीं क्या समझ ही नहीं आया, सबकी समझ नहीं आया लेकिन आपको आ गई, है ना? तो वो भी बढ़िया चीज़ है। फिर आप करो कहो कि यहाँ पर क्या होती है एनालिटिकल थिंकिंग जो होती है, वो आपकी अच्छी हो जाती है। आप चीज़ों को एनालाइज़ कर पाते हो, आप थोड़ा-सा सोचने पे मजबूर हो जाते हो, आप एक थिंकर बन जाते हो एक टाइप के, है ना? और ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आप थोड़ा-सा डीप में सोच पाते हो क्योंकि यूपीएससी तो वही चाहती है ना कि आप कितना डीप में सोच पाते हो, हाँ? और इसके बाद अगर किसी को आंसर राइटिंग वगैरह करनी है, तो वहाँ पर डेफ़िनेटली वो चीज़ हेल्प करेगी, हुँ? तो ये सारी चीज़ें आपकी बेहतर होती रहती हैं, आप अच्छे से आपका जो ब्रेन है वो ओवरऑल फ़ंक्शन करता है, हुँ? फिर आपका हो गया जैसे इंटरव्यूज़ हैं, तो इंटरव्यू में देखो आपको आंसर देने हैं, तो इंटरव्यूज़ में जो आर्टिकुलेशन है ना, वो बेहतर हो जाता है। आप अच्छे से आर्टिकुलेट करके आंसर्स देते हो इफ यू आर अ गुड रीडर। हुँ? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी रीडिंग से इम्प्रूव होती हैं, इसलिए हमें रीडिंग तो डेफ़िनेटली करनी चाहिए। वोकैब्युलरी आपकी इम्प्रूव होती ही होती है, डिस्कोर्स मार्कर्स सीखोगे, एरर सीखोगे। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स जो हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ जब आपको रीडिंग अगर करते हो ना, तो आपको उतना कॉन्शियसली आपको ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि कहीं न कहीं आपके माइंड में वो ग्रामर घूम रही होती है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स आपको आपके दिमाग में घूम रहे हैं, आपको पता है न्यूज़पेपर रीडिंग के बाद में इज़ लगाना है, ठीक है? नॉट अबाउट फिनिशिंग होता है, ठीक है? तो आपने पढ़ रखा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फ़ीड है वो स्ट्रक्चर तो आपको एरर भी अपने आप पता चल जाती है ना? फ्रेज़ल वर्ब्स हो गए, तो आपको पता रहता है कि यार किसके बाद क्या लगना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर यार कई एस्पिरेंट क्या करते हैं, वो न्यूज़पेपर जब उठाते हैं ना, तो वो समझते हैं कि न्यूज़पेपर मुझे खत्म करना है। नहीं भाई न्यूज़पेपर खत्म आपको नहीं करना है। न्यूज़पेपर किसने खत्म कर कौन कौन खत्म कर पाता है बताओ? इतना बड़ा पहली बात तो न्यूज़पेपर होता है, कौन रीड कर पाएगा? फिर आप कहोगे ठीक है, सब नहीं पढ़ेंगे लेकिन उसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और उनको देख के ना बड़ा ही हेडेक सी होने लगती है। लगता है यार ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप क्या करते हो, पहले तो आप सोचते हो कि यार सब कुछ पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, सारे आर्टिकल्स पढ़ लें क्योंकि बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है। देन यू एंड अप रीडिंग नथिंग। तो यहाँ पर एक लाइन आती है ना कि कहते हैं कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो भैया सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। एट लीस्ट 2 या 3 आर्टिकल्स उठाओ। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हाउ मच टू रीड। 2 से 3 आर्टिकल्स उठाओ, बस उन्हें पढ़ना है क्योंकि अब थोड़ा-सा लॉजिकली सोचो। न्यूज़पेपर रीडिंग आप आजकल क्यों करते हो? आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो? आप वोकैब्युलरी इम्प्रूव करना चाहते हो? न्यूज़पेपर न्यूज़ के लिए आजकल कौन पढ़ता है यार? न्यूज़ आपको हर जगह मिल जाती है, यूट्यूब पे मिल जाती है, ठीक है? बहुत सी जगह बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, यूट्यूब वीडियोज़ बहुत सारे आते हैं, हर जगह मिल जाती है। तो न्यूज़ के लिए कोई नहीं पढ़ता आजकल। तो रीडिंग का जो मैंने पर्पज़ आपको बताया, रीडिंग के पर्पज़ देखो ये हैं और न्यूज़पेपर ही क्यों पढ़ना है क्योंकि उससे अच्छी लैंग्वेज आपको और कहीं नहीं मिलेगी, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट है ना? इसलिए ये चीज़ करनी है और बहुत ज़रूरी है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ नॉट अबाउट फिनिशिंग द पेपर, आपको फिनिश नहीं करना है और मान लिया ठीक है, आप समझ गए कि सब कुछ नहीं पढ़ना है, मुझे 2-3 आर्टिकल ही पढ़ने हैं। 2-3 आर्टिकल उठाओ, इससे ज़्यादा नहीं उठाने हैं, ठीक है? कोई भी आर्टिकल उठा लो। इधर देखो 2 दिए होते हैं, इधर आपका एक बड़ा-सा आर्टिकल दिया होता है, इधर होता है, ठीक है? ये आपका द हिंदू का मैं बता रहा हूँ, ठीक है? और कोई इंडियन एक्सप्रेस पे जाएगा तो वहाँ पर एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन होता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, वो आप पढ़ सकते हो। हुँ? ये आपका ओपिनियन वाला होता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको 2 या 3 आर्टिकल उठाने हैं बस, अब ये उठा लो या फिर ये उठा लो या फिर ये उठा लो, ये फिर या फिर ये उठा लो। आपको देखो
आप बिगिनर हो ना, आप बिगिनर हो, तो आप बिगिनिंग जब कर रहे हो, तो आपको थोड़ा-सा सस्टेनेबल तरीके से करना है कि आप सस्टेन कर पाओ इस फ़ील्ड में। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन पढ़ा और इतना ज़्यादा थक गए, इतना ज़्यादा आपका माइंड एग्ज़ॉस्ट हो गया, सब बंद करके भाग गए। ये नहीं करना है। सो आगे हम देखें कि इट इज़ अबाउट एक्सट्रैक्टिंग मीनिंग एक्चुअली एंड वोकैब्युलरी, लॉजिक, टोन एंड फैक्ट्स इन मिनिमम टाइम। सो रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग का मतलब ये है कि हमें एक्सट्रैक्ट करना ही मीनिंग्स, चीज़ों की मीनिंग्स पता होनी चाहिए, वोकैब्युलरी है, लॉजिक है, टोन है, फैक्ट्स है ना? कम समय में निकालना है ये सब। तो हमें पहली बात तो भ्रम ये निकाल दो कि हम पूरा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं सब कुछ पढ़ेंगे। सब कुछ कोई नहीं पढ़ पाता है। बेकार में आपके पास बहुत सारे काम हैं, खेलना-कूदना भी है ना? रनिंग भी करनी है, फिज़िकल वर्कआउट करना है और साथ में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, क्लासेस भी करनी है बहुत सारी, तो हर एक चीज़ करनी है। तो इसको ये आपकी लाइफ़ नहीं है ना? लेकिन ये पार्ट है, ये एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ़ है रीडिंग, है ना? तो आपको करना है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के सस्टेनेबल तरीके से। तो देखते हैं, तो व्हाई टू रीड समझ गए कि क्यों पढ़ना चाहिए? इसलिए पढ़ना चाहिए, है ना? ये सारे रीज़न्स जो मैंने बताए। फिर हाउ टू रीड, अब ये देखो है मेन चीज़। ये आई आपकी मेन चीज़ कि हाउ टू रीड, आखिर रीड हमें करना कैसे चाहिए। हाउ टू रीड अभी मैं बताऊंगा। नीचे एक आर्टिकल है एक्चुअली, ठीक है, नीचे एक आर्टिकल है ये वाला, ठीक है, इसकी मदद से हम देखेंगे इंडियाज क्लाइमेट स्ट्रेटजी नीड्स अ रीसेट, ऐसे करके एक टाइटल है, उसके बाद में इतना बड़ा आर्टिकल है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, देखेंगे, है ना? इन सब चीज़ों को हम देखेंगे कैसे हम फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके सामने है 5 स्टेप मेथड टू रीड एनी आर्टिकल और पैसेज। लेट अस सी, पहला स्टेप आपका क्या कहता है? तो पहला स्टेप एक्चुअली कहता है कि प्री रीडिंग स्कैन जो होता है वो केवल 30 सेकंड का होता है। उसमें आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैंने देखा, यहाँ पर मैं केवल आर्ट इसका देखूंगा, हेडिंग देखूंगा, ठीक है, हेडलाइन देखूंगा, टाइटल देखूंगा, ठीक है, और हेडलाइन मैंने पढ़ी कि इंडियाज क्लाइमेट स्ट्रेटजी नीड्स अ रीसेट, ठीक है, बढ़िया लगा, पसंद आया, है ना? सही जा रहा है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर पहली लाइन देखेंगे, ठीक है, कि आखिर इंडिया हैज़ मेड एम्बिगुअस कमिटमेंट टू एड्रेस, ठीक है, या फिर पहला पैराग्राफ या फिर पहली लाइन बस देख लो, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट वाली लाइन थोड़ा-सा देख लो कि क्या है, लास्ट में एंडिंग कैसे करी है, मतलब यहाँ पर रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर इट्स पीपल, ठीक है, मतलब बड़ी ही पॉजिटिव एंड पे थोड़ा-सा जाके वो एंड करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। हुँ? है ना? तो हम इतना तो समझ गए, इतना तो हम समझ गए। आपका जो भी आर्टिकल है, अब ये आर्टिकल आपका इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है, द हिंदू है, मिंट है, कहीं का भी हो सकता है, कोई भी ओपन कर लो, मेथडोलॉजी जो होती है ना, वो सेम ही होती है। फिर हम यहाँ पर देखें अगर, तो पहला स्टेप आपका हो गया प्री रीडिंग स्कैन, ठीक है, प्री रीडिंग स्कैन। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, 30 सेकंड तक ये चीज़ देखनी है और यहाँ पर आपको एक्चुअली आइडिया लेना है। ओवरऑल आपको आइडिया लेना है कि यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है ना? सो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट दिस पैसेज इज ऑल अबाउट, है ना? कि किस बारे में है ये आपका पैसेज। तो उस चीज़ को आपको, अब यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि ये क्लाइमेट चेंज के बारे में है ना? तो बढ़िया है, ये चीज़ हम समझ गए और हमें ये भी पता है कि यहाँ पर कुछ क्लाइमेट पॉलिसीज़ हैं, उनको बताया गया है कि ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम कर रही हैं। आपने देखा नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ आपको कि मतलब इस तरीके से आपको करना है। फिर सेकंड स्टेप आपका क्या है? हम अभी करेंगे, ठीक है, पूरा पैसेज अभी हम करेंगे। दूसरा है आपका आइडेंटिफाई द कोर आइडिया। 1 मिनट में आपको कोर आइडिया जो है ना, वो समझना है। कोर आइडिया क्या होता है? कोर आइडिया होता है, जैसे के लिए आपको एक लाइन में अगर आप बता पाओ, अगर आपने मान लिया एक आर्टिकल देखा और आप एक लाइन में अगर बता पा रहे हो कि किस बारे में है आर्टिकल, ठीक है, इसका आइडिया क्या है, जो आपसे क्वेश्चन बाद में पूछा जाता है ना, एक एक क्वेश्चन भी आपका होता है कॉम्प्रिहेंशन में, तो वो अगर आप बता पा रहे हो, इसका मतलब आपने अच्छे से रीडिंग करी है। तो वो चीज़ बतानी है, जैसे कि लिए मैं कह सकता हूँ कि दिस आर्टिकल इज अबाउट क्लाइमेट चेंज। अगर मैं ये कह पा रहा हूँ या फिर मैं कह पा रहा हूँ कि दिस आर्टिकल इज अबाउट इंडिया जीडीपी ग्रोथ। अगर मैं ये चीज़ कह पा रहा हूँ, इसका मतलब मैंने इसका कोर आइडिया जो है वो समझ लिया है और ये आपको रीडिंग करने से पहले समझना होगा, क्योंकि ये चीज़ अगर आप समझ सकते हो ना, समझ लेते हो ना एक बार, तो आप ट्रैक पे आ जाते हो, फिर उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं। एग्जाम्पल ले लो एक, एग्जाम्पल ऐसे ले लो, मान लिया आपको कोई चीज़ हो रही है, कोई चीज़ आप कर रहे हो, इन्वॉल्व हो आप,
एक टाइप की कन्वर्सेशन हो रही है या फिर कोई भी एक डिस्कशन हो रहा है, आप इन्वॉल्व हो उसमें, स्टिल आपको पता ही नहीं कि ये किस बारे में चल रहा है। मान लिया जैसे के लिए आप 23, 24 ईयर्स के हो या फिर आप 20 ईयर्स के हो, ठीक है, 17, 18 व्हाटएवर जो भी आपकी एज है। 17 के बाद हम थोड़ा सा बड़े लगने लगते हैं, है ना? और आपके घर में एक आंटी आई हैं, वो आंटी ने आपको मतलब 5-6 साल बाद देखा है। जैसे ही देखती हैं मजाक में कहती हैं कि ये तो शादी के लायक हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा हो गया, ऐसा अक्सर बोलती हैं, है ना? अब ये बात मजाक में बोली गई थी और लकीली लकीली ऐसा था, और आप थोड़ा सा शर्मा जाते हो जो भी है, ठीक है, लेकिन आपको बैठना है उन्हीं के पास थोड़ा सा आदर सम्मान दिखाते हुए, है ना? तो आपको बैठना है वहां पर, थोड़ी देर के लिए आप बैठे हो और वो सच में शादी की बात कर रहे थे। वो सच में शादी की बात कर रहे थे। अब आप बीच में बोलते थे हो, मान लिया आपके पापा बैठे हैं, मम्मी बैठी हैं, ठीक है, वो आंटी लोग बैठी हैं, वो सच में शादी की बात कर रहे हैं। तो आप बीच में बोलते तो नहीं नहीं मुझे अभी नहीं करनी शादी, ठीक है। फिर वो लोग सारे लोग हंसने लगते हैं। अब सारे लोग हंसने लगे, आपको समझ नहीं आया कि क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले तो एक जोक मारा था आपके बारे में। एक्चुअली वो आपके बड़े भाई या बड़ी बहन के बारे में की शादी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो आप उस वाले ज़ोन से बाहर आ ही नहीं पाए, आप समझ ही नहीं पाए कि एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है ना? वही सेम चीज़ होती है रीडिंग करते टाइम, आपको अगर पता ही नहीं है कि यहाँ पर कोर आइडिया क्या है, तो आप समझ पाओगे किसी चीज़ को? नहीं समझ पाओगे, है ना? और वो चीज़ वेस्ट हो जाएगी, कतई वेस्ट हो जाएगी। तो आपको कोर आइडिया समझना है सेकंड स्टेप में। फिर थर्ड स्टेप आपका हो गया, थर्ड स्टेप है पैराग्राफ वाइज पर्पस रीडिंग। पैराग्राफ वाइज पर्पस रीडिंग का मतलब क्या है? तो यहाँ पर देखो, मैं सिंपल सी बात आपको बताऊंगा कि आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, आपको पैराग्राफ वाइज पढ़ना है। क्या होता है एक्चुअली, होता क्या है, मैं आपको मिस्टेक्स में बताऊंगा कि क्या हम गलतियां करते हैं। हम करते क्या है, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। एक लाइन पढ़ी और वहां पर भी आपका एक एक दो डिफिकल्ट वर्ड्स आ गए। अब एक दो डिफिकल्ट वर्ड्स आ गए, वहां पर तुरंत अपना गूगल ट्रांसलेट ऑन कर लिया, डिक्शनरी की तरफ भाग गए। और फिर बाद में वापस आए, अब यहाँ पर आपका जो फ्लो है ना टूट गया। अब उससे बेहतर है आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ो। हो सकता है इसमें बीच में आपको कुछ सर्टेन वर्ड्स की मीनिंग्स नहीं पता है, लेकिन आपको इसका जिस्ट जो है ना वो समझ में आ जाएगा। आप ये समझ जाओगे कि यहाँ पर जो आपका जो पैराग्राफ है वो क्या है, वहाँ पर कोई किसी चीज़ का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, सॉल्यूशन है ये किसी चीज़ का, या फिर यहाँ पर प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इतना तो आप समझ जाओगे ना एटलीस्ट, इतना ही समझना है, ठीक है। वोकैबलरी वगैरह बाद में देखनी है, अभी आपको बस समझना है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आपका फ्लो जो है ना वो ना टूटे। फ्लो जब टूट जाता है ना तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो। आपको अगर बार बार मान लिया डिक्शनरी विजिट करनी पड़े, आपने 2 वर्ड्स पढ़े थे, उसके बाद फिर आप डिक्शनरी पे चले गए, एक पढ़ा फिर जाके जाके वहाँ पे देख रहे हो मीनिंग। अब इसमें क्या होता है यार, फ्लो पहली बात तो ब्रेक होता है, समझ में और कुछ आता नहीं है, फिर वो वोकैबलरी ही आपके माइंड में चल रही है, आपकी जो रीडिंग का जो पर्पस था वो चला गया, वो नहीं है माइंड में, वो कुछ भी नहीं है। अब आपको बस यही लगता है कि यार मीनिंग मुझे पता होनी चाहिए। मीनिंग नहीं पता है तो आपको लगता है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन आपको समझ आ रहा होता है एक्चुअली। अगर आप उसके बाद एक दो और लाइंस पढ़ो, दो तीन और लाइंस पढ़ो, एटलीस्ट पैराग्राफ कंप्लीट तो करो। कंप्लीट करोगे उसके बाद आपको पैराग्राफ की सेंस तो लगी जाएगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है ना? और वहां पर क्या होता है, वहां पर देखो बहुत सारे जो सिग्नल वर्ड्स होते हैं, सिग्नल वर्ड्स या फिर डिस्कोर्स मार्कर्स जो होते हैं ना, तो डिस्कोर्स मार्कर्स जो होते हैं एक्चुअली वो बहुत हेल्प करते हैं आपको। अब इनको देखो, ये मत समझना कि ये आपको परेशान करने आए थे यूपीएससी में, ठीक है, आपके पेपर में, सीडीएस एडीए में, लेकिन ये हेल्पफुल होते हैं। हाउ एवर आ गया, मान लिया यहाँ पर वर्ड आ गया बीच में हाउ एवर, है ना? तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि मान लिया स्टार्टिंग में ही आ गया, तो मैं ये समझ जाऊंगा कि यहाँ पर ना पहले वाले का कुछ उल्टा है। हाउ एवर मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है मुझे, कि पहले वाले में जो हो रहा था लेकिन, है ना, हाउएवर लेकिन, बट, लेकिन या फिर बट, मतलब पहले जो बात हुई थी लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्ट्रास्ट करने की बात कर रहे हैं, है ना? इस तरीके से। या फिर देयर फॉर आ गया, देयर फॉर का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन दिखा रहा है कि इसलिए, देयर फॉर मतलब इसलिए। ऑल दो दिखा रहा है, ऑल दो ही इज अ गुड मैन, बट सेल्डम ही डज समथिंग रॉन्ग, है ना? कि लेकिन कभी कभी ऐसा कर देता है। यहाँ पर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहे हैं, वैसे तो अच्छा इंसान है लेकिन कभी कभी हो जाता है। फिर बिकॉज आ गया, मान लिया बिकॉज, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कोई रीजन पहले दिया गया होगा, उसी का इफेक्ट बताया है।
तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है पैराग्राफ पढ़ते टाइम। तो पैराग्राफ पढ़ते टाइम आपको वहाँ पे ब्रेक नहीं लेना है कोई भी, बस पढ़ते चले जाना है, पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करना है, उस पैराग्राफ की मीनिंग आपको समझनी है, लाइन की नहीं। लाइन की मीनिंग मत समझने की कोशिश करना, ठीक है? फिर आपका आता है जैसे वोकैब्युलरी इन कॉन्टेक्स्ट। अब इसका मतलब क्या है समझो। इसका मतलब ये है, मान लिया मैं एक लाइन पढ़ रहा था। मान लिया मैं एक लाइन पढ़ रहा था, लिखा हुआ था कि मिटिगेशन एफर्ट्स, मान लिया लिखा हुआ था कि मिटिगेशन एफर्ट्स, मिटिगेशन एफर्ट्स, ठीक है, आर नॉट सफिशिएंट। अब आपको इसकी जो मीनिंग है वो पहले से पता थी, मान लिया इसके आगे पीछे और एक दो लाइंस लिखी होंगी, है ना, कुछ और भी लाइंस लिखी होंगी। तो जब ये सारी चीजें आप पढ़ते हो ना, और यहाँ पर क्या करते हो, आपको मान लिया, अब यहाँ पर मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, आपको मिटिगेशन की मीनिंग नहीं पता है, मेरी राइटिंग के लिए माफ करना, ठीक है, मिटिगेशन की मीनिंग आपको नहीं पता है, मान लिया, ठीक है। सो आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको पता है कि यहाँ पर लिखा है कि मिटिगेशन एफर्ट्स आर नॉट सफिशिएंट, मतलब कुछ ऐसे एफर्ट्स हैं जो कि सफिशिएंट नहीं है। और हो सकता है आपको पता लगा हो कि ये क्लाइमेट चेंज के बारे में है ना, और आपको कहीं ना कहीं आगे पीछे लगा हो कि पोल्यूशन कम करने की बात हो रही है या फिर कुछ चीज़ कम करने की बात हो रही है ना, तो आप समझ जाओगे यहाँ पर कुछ कम करने के एफर्ट्स हैं, वो सफिशिएंट नहीं है ना। मिटिगेशन मतलब होता है कुछ कम करने के। तो सिंपल सी चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ, स्टेप 4 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज ना, यही सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। हमें जैसे ही कोई डिफिकल्ट वर्ड मिलता है, हाँ, जैसे ही हमें कोई भी डिफिकल्ट वर्ड मिलता है ना, हम सीधा भागते हैं डिक्शनरी की तरफ। वो नहीं करना, क्योंकि वो आप करोगे वहां पर आपका फ्लो टूटेगा, फिर आप बार बार जाओगे। यहीं पर यार खुद से एक्चुअली समझने की कोशिश करो। खुद से समझने की कोशिश करो कि इसकी मीनिंग क्या हो सकती है। हम्म इस वर्ड की मीनिंग क्या हो सकती है, यहाँ पर गेस करो, खुद से गेस करो, है ना। और गेस करने का तरीका बताऊं, सबसे बढ़िया तरीका है कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करो। इतना तो कर लोगे, है ना, इतना तो कर लोगे, इतना तो मैं समझता हूँ कि आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, जैसे कि ले समझ सकते हैं, अगर आर्टिकल लगा है कोई आगे, है ना, दा लगा है, आ लगा है, एन लगा है, तो आप समझ जाओगे कि ये भाई, ये कोई ना कोई नाउन है ना, इसके बाद जो है वो नाउन है ना। या फिर आप समझ सकते हो कि ये देखो वर्ब की तरह यूज हुआ है। हम्म या फिर कोई वर्ड है, वो वर्ब को बता रहा है कि किस तरीके से कोई काम हुआ है, तो वो एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। ये चीज आप क्लियर कर लोगे। इतना अगर क्लियर कर सकते हो तो उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद आपको सराउंडिंग वर्ड्स को देखना है, उसके आसपास वाले वर्ड्स, है ना। अब मैंने देखा मिटिगेशन के आसपास क्या क्या लिखा हुआ है, तो उससे मुझे गेस लगेगा कि इसकी मीनिंग क्या हो सकती है। और और भी बढ़िया चीज ये है कि वहां पर आपको अगर थोड़ा सा गेस लग जाए ना, हम्म एक गेस लग जाए कि यहाँ पर कोई वर्ड ऐसा हो सकता है, मान लिया आ गया वर्ड स्केप्टिसिज्म। अब स्केप्टिसिज्म आ गया, आपको हल्का सा गेस लग गया कि ये कुछ डाउट से रिलेटेड है, अगर तो वहां पर क्या करो, वो सिंपल वर्ड क्या है, डाउट। डिफिकल्ट वर्ड है स्केप्टिसिज्म। तो आपको क्या करना है, वहां पर डाउट से उस वर्ड को रिप्लेस करो। डाउट से रिप्लेस करो उस वर्ड को, और देखो क्या ये फिट बैठ रहा है यहाँ पर। अगर फिट बैठ रहा है तो बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है ना। फिर आप समझ जाओगे इसकी मीनिंग ये होनी चाहिए। तो भाई पढ़ते टाइम आपको डिक्शनरी नहीं उठानी है, पढ़ लेना है बढ़िया से, उसके बाद देखना, ठीक है, वो वही सारी चीज़ें बताऊंगा। पढ़ते टाइम अपना फ्लो जो है ब्रेक मत करना, ठीक है। ये सारे तरीके हैं जिनसे आप कॉन्टेक्चुअल मीनिंग निकाल सकते हो, और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आपसे पूछी जा रही है एग्जाम में, है ना। फिर आपका स्टेप जो आता है दैट इज ऑफ टोन एंड इंटेंशन। अब इतना अगर आप पढ़ लोगे, मान लिया किसी को, ये तो यार नॉर्मल सी बात है, आप किसी को जब सुन लेते हो तो आप इतना तो बता सकते हो, किसी को पढ़ लिया या सुन लिया। हाँ, अब आपसे आपका दोस्त आता है, ठीक है, वो बात करता है, फिर आपको लगता है कि यार ये आज दुखी था, ये आज बड़ा ही खुश लग रहा था, ये बड़ा ही, मतलब आजकल तो बड़ा ही पेसिमिस्टिक हो रहा है ना, बड़ा ही ऐसा लग रहा है कि होप जो है वो लूज कर रहा है। तो ये सारी चीजें तो समझ सकते हो ना आप। तो यही चीजें आपको पढ़ के भी समझ में आ सकती हैं, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो आपको देखना है कि ऑथर यहाँ पर ये जो चीज लिख रहा है उस चीज को सपोर्ट कर रहा है
या उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा, मान लिया कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा हो सकता है एक चीज़ के बारे में वार्न कर रहा हो। आजकल जैसे अरावली का मैटर आया, अब अरावली पे किसी ने लिखा कि अगर ये पॉलिसी ऐसे ही इम्प्लीमेंट कर दी जाती है तो भाई बहुत बड़े खतरे शुरू हो जाएँगे, है ना? खड़े हो जाएँगे। तो यहाँ पर क्या है, वार्निंग हो गई, है ना? या फिर कोई सजेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, नहीं ये मत करो लेकिन ये कर लो, हुँ? या फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम क्यों ये चीज़ कर रहे हो? जैसे के लिए हाई कोर्ट को लोगों ने क्वेश्चन किया कि आपने कैसे ये जो आपका जो भी एक केस है, ठीक है? उसको आपने कैसे कर दिया, है ना? ये कैसे सस्पेंड कर दिया पूरा सिस्टम जो है? तो इन सब चीज़ों को आपको क्वेश्चन करना है, समझने की कोशिश करना है ना? फिर आपको टोन समझ में आ जाएगी। टोन और इंटेंशन दोनों समझ में आ जाएँगे कि ऑथर के क्या हैं। तो भैया ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ना? अब इन सब चीज़ों के बारे में एक बार बात करते हैं, ठीक है? देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ठीक है, अब यहाँ पर देखो पर्पस हमारा इसको डिस्कस करना नहीं है, हमें बस समझना है कि किसी आर्टिकल को पढ़ना कैसे है। लेट अस सी। तो पढ़ना कैसे है? सबसे पहले मैं हेडलाइन पढ़ूँगा, इंडियाज़ क्लाइमेट स्ट्रेटजी नीड्स अ रीसेट। मतलब कि इंडिया ने एक क्लाइमेट स्ट्रेटजी बनाई हुई है, लेकिन उसे रीसेट करने की ज़रूरत है। मतलब सेट है लेकिन उसे रीसेट करने की ज़रूरत है, मतलब उसे रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है, कुछ रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है ना? ऐसा ही तो कह रहे हैं। बस समझ में आ गया। इतना तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जो आपका जो यहाँ पर ये है इसको रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है, यही तो कहना चाह रहे हैं। सिंपल सी बात है। फिर मैंने पहले पढ़ा कि इंडिया हैज़ मेड एम्बिशियस कमिटमेंट्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज इंक्लूडिंग इट्स प्लेस टू अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। हाउएवर, इतना ही मैंने पढ़ा लेकिन मुझे लगा कि बड़ा ही पॉजिटिवली इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि इंडिया ने क्या-क्या एफर्ट्स एक्चुअली लिए हैं, ठीक है, एफर्ट्स एक्चुअली लिए हैं, लेकिन हाउएवर मतलब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है ना? ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं, तो क्लाइमेट पॉलिसी पे क्वेश्चन तो है डेफिनिटली। फिर एंड कैसे करा है, ओनली देन कैन इंडिया बैलेंस डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिल्ड अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर इट्स फ्यूचर। मतलब यहाँ पर लास्ट में ओनली देन कैन इंडिया, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो बताया गया होगा। फिर कह रहे हैं कि इसके बाद ही इंडिया बैलेंस कर सकता है डेवलपमेंट को, है ना? तो मतलब हमें ये समझ में आ गया कि क्लाइमेट पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ पहले किया गया है कि भैया आप जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा नहीं है। हम जो बता रहे हैं आपको वो आप करो, तब ये चीज़ें बेहतर होंगी। इतना तो समझ में आ गया होगा। इतना अगर समझ में आ गया तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया। आपका आधे से ज़्यादा काम यहीं पे हो जाता है। उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने जो बताया डिक्शनरी वगैरह नहीं खोलनी है, बस अपने आर्टिकल को पढ़ना है ना? देखते हैं। सो पहला हम पढ़ते हैं कि इंडिया हैज़ मेड एम्बिशियस कमिटमेंट्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज इंक्लूडिंग इट्स प्लेस टू अचीव नेट ज़ीरो एमिशंस बाय 2070। अब देखो इसकी मीनिंग मुझे पता है कि शपथ होती है ना? जब कोई शपथ लेता है, प्लेज़ लेता है, कसम खाता है कि हम अचीव कर लेंगे नेट ज़ीरो एमिशंस को बाय 2070। बढ़िया बात है, हम कर लेंगे, ठीक है। नेट ज़ीरो एमिशंस क्या होते हैं कि मतलब कार्बन जब है, कार्बन जो है ना वो बिल्कुल हम उसका एमिशन बंद कर देंगे। हमारे देश से कोई कार्बन निकलेगा ही नहीं, हर जगह से कहीं से कोई कोई भी कार्बन नहीं निकलेगा। जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं वो कार्बन नहीं निकाल रही होंगी, व्हीकल से कार्बन नहीं निकल रहा होगा, है ना? और जितना अगर निकल भी रहा होगा ना वो सारा एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। हम ऐसा अपना एनवायरनमेंट बना देंगे कि अगर निकलता भी है तो वो सारा एब्ज़ॉर्ब हो जाए। हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होंगे। सो हाउएवर का मतलब क्या होता है? बट, लेकिन द गैप बिटवीन इंटेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स सिग्निफिकेंट। मतलब कह रहे हैं देखो इंटेंशन तो कुछ और होता है। मेरी सोच है ये करने की, मेरा मेरा जो रोड मैप है वो तो कुछ है करने का, मैंने ये सोच रखा है, लेकिन क्या मैं उन्हें एक्शंस में इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ या नहीं? तो उनके बीच में जो गैप है ना वो बहुत ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे कहते हैं व्हाइल पॉलिसी फ्रेमवर्क्स एग्जिस्ट ऑन पेपर, देयर एग्जीक्यूशन ऑन द ग्राउंड इज अनइवन, फ्रेगमेंटेड एंड ऑफन स्लो। अब यहाँ पर मीनिंग्स के पीछे नहीं भागना है। अगर मुझे अनइवन नहीं आता है, फ्रेगमेंटेड नहीं आता है, ठीक है? कोई बात नहीं, अगर आपको आपको सेंस लग गया यहाँ पर, है ना? सेंस तो लग गया होगा कि ये जो पैराग्राफ है, ये पहला वाला, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि मतलब इंडिया ने बड़ी-बड़ी बातें तो बहुत कर ली हैं, लेकिन इंटेंशन और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत भैया फ़र्क है, ठीक है?
पेपर पे बहुत कुछ है लेकिन एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे दिखता नहीं है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद अगले पैराग्राफ पे चलो, ठीक है। अब मीनिंग्स वगैरह भैया बाद में देखना, ठीक है। मीनिंग्स वगैरह बाद में देखना। आपको ये तो समझ में आ गया। आपको आर्टिकल समझ में आना चाहिए, पहली बात तो, है ना। तो रीडिंग, यहाँ पर पहली बात है रीडिंग, है ना, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका वन मेजर कंसर्न इज दैट क्लाइमेट एक्शन। वैसे अनइवन क्या होता है? जो चीज़ मेल ना खाती हो, है ना। फ्रेगमेंटेड क्या होता है? काफ़ी बिखरा हुआ। तो वो चीज़ें हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन उनकी मीनिंग मैंने अभी डिक्शनरी से नहीं देखनी है ना, वरना मेरा जो फ्लो है ना वो ब्रेक हो जाएगा। फिर है वन मेजर कंसर्न इज दैट क्लाइमेट एक्शन इन इंडिया इज स्टिल ट्रीटेड एज अ सेपरेट इन्वायरमेंटल इशू रादर देन रादर देन एज अ कोर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल प्रायोरिटी। मतलब हम कह रहे हैं कि एक बड़ा कंसर्न एक्चुअली ये है कि इंडिया में जो क्लाइमेट एक्शन है ना, उसको एक्चुअली ट्रीट किया जाता है एक सेपरेट, एक बड़ा ही अलग सा इन्वायरमेंटल इशू। केवल केवल ये पर्यावरण से रिलेटेड, एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक इशू है, रादर देन अ कोर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल प्रायोरिटी। मतलब इसको ना अपना इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल प्रायोरिटी बनानी चाहिए। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक्चुअली हम ये नहीं समझते हैं कि इसी चीज़ से अगर हमारा क्लाइमेट एक्शन अच्छा होगा, उसी से हमारी फंडिंग आएँगी, है ना? अगर हम बढ़िया सा क्लाइमेट बना के रखेंगे, जैसे एनवायरनमेंट हमारा अच्छा होगा, एक्यूआई काफ़ी डाउन होगा, है ना? तो लोग बाहर से घूमने आएँगे, है ना? तो हमारा टूरिज़्म जो है वो बूस्ट होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कनेक्टेड हैं। तो इन चीज़ों के हिसाब से देखना चाहिए कि इसी इससे कहीं न कहीं हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा, है ना? तो इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए इस तरह से। हुँ? जैसे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए, अर्बन प्लानिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया एंड एनर्जी पॉलिसी आर फ्रीक्वेंटली डिज़ाइन्ड विदाउट फुली इंटीग्रेटेड क्लाइमेट कंसिडरेशंस। तो होता क्या है, जैसे मान लिया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, अब हम बस, हमें कोई बिल्डिंग बनानी है या फिर कुछ माइनिंग करनी है, तो हम बस कर देते हैं। हम उसको मतलब इस नज़रिए से वहाँ पर एक कमिटी ये नहीं एग्ज़ामिन करती इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होंगे, है ना? अर्बन प्लानिंग है, कर दी बस। वहाँ पर ये नहीं देखा कि अर्बन प्लानिंग है, यहाँ पर यहाँ से कितनी ज़्यादा, मतलब यहाँ पर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन तो नहीं होगा, हाँ? या फिर यहाँ पर जैसे के लिए प्रॉपर पेड़ वगैरह हैं या नहीं, या फिर यहाँ पर घर बनाने के लिए कितने पेड़ काटने पड़ेंगे, हाँ? या फिर यहाँ पर कितनी सारी एसी लगाई जाएँगी, तो उनसे कितनी सारी गैसेज़ जो हैं वो रिलीज़ होंगी। तो ये सब हम नहीं देखते। एग्रीकल्चर में सेम, कोई भी हमें फर्टिलाइज़र अगर डालना है तो डाल दिया बस, है ना? लॉन्ग टर्म हमने सोचा ही नहीं। एनर्जी पॉलिसीज़ होती हैं, क्योंकि अभी भी हम कोल वगैरह पे चल रहे हैं, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि आर फ्रीक्वेंटली डिज़ाइन्ड विदाउट फुली इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट कंसिडरेशंस। तो क्लाइमेट कंसिडरेशंस एक्चुअली नहीं ली जाती हैं। एज़ अ रिज़ल्ट एज़ अ रिज़ल्ट क्या होता है कि डेवलपमेंट कंटिन्यूज़ इन वेज दैट इंक्रीज लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी। तो होता क्या है, उसका रिजल्ट ये निकलता है कि डेवलपमेंट जो होता है वो कंटिन्यू होता है इन अ वे दैट इंक्रीज, कि वो इंक्रीज करता रहता है लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटीज को। मतलब यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं, अब वल्नरेबिलिटी मान लिया मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया है कि डेवलपमेंट ना इस तरीके से हो रहा है कि लॉन्ग टर्म में इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। हम्म, है ना। वैसे वल्नरेबिलिटी क्या होती है? जिसको आप आसानी से जिसको आप हार्म कर सको, हर्ट कर सको, है ना? एनवायरनमेंट को यही तो कर सकते हो। हुँ? तो ये बात हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है मोर ओवर। अब मोर ओवर का मतलब क्या होता है? इन एडिशन टू, है ना? इन एडिशन टू, और अगर हम इसके अलावा और बात करें तो और क्या है? इंडियाज़ मिटिगेशन एफर्ट्स एम्ड एट रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैव नॉट केप्ट पेस विद द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब हम कह रहे हैं कि जो भी हमने एफर्ट्स लिए हैं ना, वो एक्चुअली प्रॉब्लम जिस तरीके से बढ़ रही है उससे साथ साथ में नहीं चल रहे हैं, यही तो है ना। मीनिंग, बस उसकी ओवरऑल मीनिंग समझनी है वाइल रीडिंग। फिर रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हैज़ ग्रोन, काफ़ी ज़्यादा रीन्यूएबल कैपेसिटी जो है वो बढ़ी तो है ना। ये चीज़ बढ़ी है। रीन्यूएबल क्या समझते हो? जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स हो गए, है ना, या फिर हमारा हो गया सोलर पावर हो गया, ये सारी चीज़ें बढ़ी हैं। लेकिन लेकिन बट कोल कंटिन्यूज टू डोमिनेट द एनर्जी मिक्स, है ना। लेकिन कोल जो है अभी भी डोमिनेट करता है। कोल हम बहुत यूज़ करते हैं, कोयला हम बहुत यूज़ करते हैं, बात ये है ना। एंड सिमिलरली एडाप्टेशन मेजर्स जो हैं विच आर मेंट टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज फ्रॉम क्लाइमेट इम्पैक्ट्स सच एज फ्लड्स हो गए, हीट वेव्स हो गए एंड ड्राउट्स रिमेन अंडर फंडेड एंड पुअरली कोऑर्डिनेटेड अक्रॉस स्टेट्स।
मतलब हमारा कहने का ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लाइमेट के इम्पैक्ट जो हो रहे हैं, क्लाइमेट के इम्पैक्ट क्या होते हैं? फ्लड्स आती हैं, हीट वेव्स होती हैं, ड्राउट्स होते हैं, है ना? अब इन चीज़ों से लड़ने के लिए एक्चुअली हम बहुत ही ज़्यादा अंडर फंडेड हैं, हमें पैसे नहीं मिलते प्रॉपर्ली और बड़ा ही कोऑर्डिनेशन जो है वो बड़ा ही गलत है। जैसे के लिए आप देखते होंगे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली अब किसको ब्लेम करें इस एक्यूआई के लिए? बड़ा ही पुअर पुअर कोऑर्डिनेशन है ना इनके बीच में, हाँ? अब जैसे वाटर्स हो गए रिवर्स के, है ना? ग्राउंड वाटर हो गया, अब उनके लिए किसको ब्लेम करें? किसी को समझ ही नहीं आ रहा, हाँ? तो ये जो कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अनदर चैलेंज, तो ये वाला भी समझ में आ गया, है ना? ये वाला पैराग्राफ आपकी समझ में आ गया। इसमें हम ये कह रहे हैं कि एफर्ट्स जो हैं वो भैया सिग्निफिकेंट नहीं है, जो भी हम ले रहे हैं कम करने के, है ना? और क्यों नहीं है? क्योंकि बात ये है रिन्यूएबल एनर्जी हमने जो कैपेसिटी है बढ़ाई तो है, लेकिन कोल बहुत यूज़ करते हैं और साथ में हमारे पास लड़ने के लिए जो क्लाइमेट के जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, फ्लड्स हैं, हीट वेव्स हैं, ड्राउट्स हैं, उनके लिए फंड्स नहीं है और कोऑर्डिनेशन नहीं है। और अनदर चैलेंज, अब अनदर चैलेंज क्या दिखाता है कि मतलब कुछ चैलेंज पहले प्रेजेंट किए जा चुके हैं, ये और चैलेंज है और भी चैलेंज है, इज द लैक ऑफ रिलायबल क्लाइमेट डेटा। अब क्लाइमेट का डेटा नहीं मिल पा रहा है हमारे पास कि कितना आखिर प्रॉपर मतलब किस चीज़ का कितना इम्पैक्ट होता है, ये प्रॉपर हमें जानकारी तो हो कि भैया कितने सारे व्हीकल्स हैं दिल्ली में और इनसे कितना कार्बन निकलता है, कितनी सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, कितनी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है और किससे कितना इम्पैक्ट हो रहा है, कितना इंक्रीज हुआ है, ये सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं होती हैं, है ना? और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, अब इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी से समझते हो क्या होता है? यहाँ पर होता है कि जैसे के लिए कोई इंस्टीट्यूट है जो उसी चीज़ के लिए बनाया गया है, एनडीआरएफ ले लो, नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ जो फ़ोर्स है, उसको बनाया गया है। लेकिन कहीं पर भी जब बड़ा डिज़ास्टर हो जाए, तो तुरंत आर्मी को बुलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई वो जो इंस्टीट्यूशन है, वो जो जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, उस चीज़ में वो मतलब कैपेबल है ही नहीं, है ना? तो वही चीज़ होती है यहाँ पर भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ़न लैक द टेक्निकल एक्सपर्टीज़। टेक्निकल एक्सपर्टीज़, अब लोकल लेवल पर जो हैं, देखो स्टेट के पास हो सकता है, सेंट्रल के गवर्नमेंट के पास हो सकता है, क्या पंचायत के पास है? टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है? क्या आपकी म्युनिसिपैलिटी जो है उसके पास बहुत बढ़िया-बढ़िया वाले गैजेट हैं, मशीनरी है खूब? नहीं है। क्या उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ हैं प्लान करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्लाइमेट रेज़िलिएंट प्रोजेक्ट जो होते हैं उनको अच्छे से वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए? आपकी सोसाइटी में मान लिया बहुत अच्छे-अच्छे वो गार्बेज रख दिए, गार्बेज नहीं रख दिए, मतलब गार्बेज इकट्ठा करने के लिए डब्बे रख दिए, है ना? जो कलेक्टर्स होते हैं वो रख दिए, है ना? ये सारी चीज़ें क्या रखने के लिए उनके पास बढ़िया पैसे हैं? नहीं है। सो विदाउट स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस एंड इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन between the center and the states, पॉलिसी गोल्स आर अनलाइकली टू ट्रांसलेट इनटू मीनिंगफुल आउटकम्स। मतलब हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर डेटा दिया गया है और एग्जाम्पल दिया गया है। हमें बताया गया है कि ये चीज प्रॉब्लम्स होती हैं और इन चीज़ों के बिना, एक्चुअली इन पर ध्यान दिए बिना हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कोई बहुत अच्छा आउटकम जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम्म फिर नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखो कहता है कि देयरफॉर, ओके देयरफॉर, इसलिए अब लास्ट में देखो सोल्यूशन दिया जा रहा है, दिया जाएगा, है ना? सो देयरफॉर इंडियाज क्लाइमेट स्ट्रेटजी नीड्स अ रीसेट, है ना? इसको रीसेट या रिफॉर्म करने की जरूरत है। क्लाइमेट एक्शन मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू ऑल सेक्टर्स ऑफ गवर्नेंस। अब गवर्नेंस और प्लानिंग जो भी होती है ना, तुम एग्रीकल्चर की पॉलिसी बना रहे हो, वहां पर भी क्लाइमेट एक्शन को ध्यान में रखो। तुम बना रहे हो पॉलिसी मान लिया हेल्थ से रिलेटेड, वहां भी ध्यान रखो। तुम पॉलिसी बना रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मान लिया किसी भी चीज़ की आप बना रहे हो, कोई भी पॉलिसी बना रहे हो, गवर्नेंस कर रहे हो, ठीक है, माइनिंग वगैरह कैसे क्या करनी है, हर चीज़ में क्लाइमेट को हमेशा ध्यान में रखना है ना? ये चीज़ पहली बात बता रहे हैं। वो दूसरा कह रहे हैं कि दिस रिक्वायर्स पॉलिटिकल कमिटमेंट। ओके ठीक है, नेताओं से बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर की गई है ना? जो कि बड़ा ही मतलब एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है इंडिया में, है ना? फिर हम बात करें कि एडिक्वेट फाइनेंसिंग हो गई। एडिक्वेट फाइनेंसिंग मतलब पर्याप्त पैसा दो, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हो, और कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग हो। भैया ऊपर से कोई देखने के लिए भी बैठा हो कि क्या चल रहा है ना? क्योंकि कई बार ये तो हो जाता है, पॉलिसी तो बहुत अच्छी बनाई है दिखने में, है ना? लेकिन कुछ ग्राउंड पे हो ही नहीं रहा। देन ओनली इंडिया कैन डेवलप, ये हमने जो पहली बात बोली थी, ठीक है? तो यहाँ पर सॉल्यूशंस इन्होंने दिए हैं, पॉलिटिकल कमिटमेंट, नेताजी से जवाबदेही मांगो, एडिक्वेट फाइनेंसिंग हो गई, पर्याप्त पैसा लो, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करो, उनको
स्ट्रेंथन करो, है ना? और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करो, है ना? थोड़े-थोड़े दिन बाद रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश होती रहनी चाहिए, हाँ? तब क्या होगा, देन ओनली देन कैन इंडिया डेवलप a balanced development with environmental responsibility and build a resilient future for its people। मतलब अच्छा फ्यूचर बनाने, है ना? मैंने रेजिलिएंट यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, रेजिलिएंट वैसे क्या होता है? रेजिलिएंट होता है जो हर चीज से लड़ सके, है ना? जो लड़ने के लिए तैयार हो, तो वो होता है। लेकिन अब ये बताओ, ये सारी चीज़ों को करने के बाद आपको लगा होगा कि यार हर एक चीज़ की मीनिंग आना ज़रूरी नहीं है ना? बस एक सिंपल स्ट्रेटजी है, 5 स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटजी है, वो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। आप कोई भी आर्टिकल अच्छे से समझ सकते हो, एट लीस्ट समझ सकते हो। अगला आपका स्टेप हो सकता है कि आप जाओ वहाँ पर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको हाइलाइट करो, लेकिन पहले ही हाइलाइट करने मत लग जाना या फिर डिक्शनरी पे मत कूद जाना। और रीडिंग के बाद यू ऑल हैव टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। वन लाइन समरी, क्या इस चीज को वन लाइन समरी में आप बता सकते हो? मैं बता सकता हूं। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर एक्चुअली वन लाइन समरी की बात करें तो फिर यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन की बात हुई है, और हमें बताया गया है जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो इनफ नहीं है, और हमें कुछ और भी करना होगा, है ना? सो क्लाइमेट पॉलिसी नीड्स रिफॉर्म, दैट इज द वन लाइन समरी। क्लाइमेट पॉलिसी नीड्स रिफॉर्म। फिर ऑथर का स्टैंड क्या है? ऑथर्स स्टैंड क्या है? ये क्या चाहता है ऑथर? ऑथर चाहता है कि इंप्रूवमेंट हो। सिंपल सी बात है। अगर आपको पता है ना, ऑथर चाहता है इंप्रूवमेंट हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। दो, तीन, चार जो भी हैं, एट लीस्ट मैं दो कह रहा हूँ, दो न्यू वर्ड्स आपको उसमें से आइडेंटिफाई करने चाहिए। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप जितने भी वर्ड्स निकाल पाए हो निकालो, और उसके बाद आप पूछो खुद से। आर्टिकल आपके सामने नहीं है, आप सोचो खुद से, ठीक है, कि क्या आपको 2-3 वर्ड्स उसमें से याद आ रहे हैं या नहीं? अगर आपको नहीं याद आ रहे हैं, इसका मतलब आपने अच्छे से आर्टिकल नहीं पढ़ा है। और कोई एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, अब आपने जो ओपिनियन वगैरह होते हैं, ठीक है, इनमें कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ तो होती है। जैसे के लिए इसमें अगर मैं बोलूँ, इसमें हमने पढ़ा कि इंडिया का जो टारगेट है नेट ज़ीरो का बाई 2070 है। एक फैक्ट है ना? क्या ये फैक्ट आप रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं आफ्टर रीडिंग? जब जो आर्टिकल है वो आपने साइड में रख दिया है। एक और बात बता दूँ, कोई भी आर्टिकल पढ़ते टाइम ये नहीं करेगा कि एक आर्टिकल मैंने पढ़ा और तुरंत जाके जंप कर गए दूसरे पे, ना। हमेशा थोड़ा-सा ब्रेक लो, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो, और उसमें ये सारी एक्टिविटीज़ करो जो मैं अभी बता रहा हूँ। आफ्टर रीडिंग यू हैव टू ask yourself, what is the one line summary? What is the author's stand? What were the two or three or four new words? And what was the one, at least one important fact or the numbers? है ना? ये सारी चीज़ें आपको याद आ रही हैं या नहीं? अगर आपको ये एट लीस्ट मिनिमम ये 4 चीज़ें नहीं याद आ रही, इसका मतलब आपने आर्टिकल को अच्छे से नहीं पढ़ा है ना? ये सिंपल सी बात है। फिर कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं? अब कॉमन मिस्टेक्स अगर मैं बताऊं, क्या करते हैं? रीडिंग लाइक अ स्टोरी। अब कोई आर्टिकल है, न्यूज़पेपर का आर्टिकल है भाई, द हिंदू का आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, ब्यूरोक्राट पढ़ते हैं, ठीक है। द हिंदू मान लिया, अभी जो यूएसए का जो आपका ये है ना, एम्बेसडर, ठीक है, उसके यहाँ भी जाता होगा द हिंदू, ठीक है। तो भाई बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो भी पढ़ते हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी पढ़ते हैं, है ना, सेक्रेटरीज जो हैं वो पढ़ते हैं। तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है ना? सो यू डोंट हैव टू रीड लाइक अ स्टोरी ओनली, है ना? फिर क्या है? ट्रांसलेटिंग इनटू हिंदी मेंटली। अब क्या होता है, पढ़ते पढ़ते आप हिंदी में ट्रांसलेट करने लग जाते हो। ये भी नहीं करना भाई। इंग्लिश में पढ़ रहे हो ना, इंग्लिश में ही सोचो, इंग्लिश में पढ़ रहे हो, इंग्लिश में ही सोचो, इंग्लिश में ही कॉम्प्रिहेंड करो। फिर है स्टॉपिंग एट एवरी डिफिकल्ट वर्ड, यही जो मैंने बताया था। अब कोई भी डिफिकल्ट वर्ड आया, तुरंत रुक गए, तुरंत जाके डिक्शनरी देखने लग गए, तुरंत उसकी मीनिंग देखने लग गए। वहीं पर कॉन्टेक्स्ट से निकालने की कोशिश करो ना। क्यों जाके तुरंत जाके डिक्शनरी पे वर्ड देखना है? ऐसा नहीं करते। हम्म वहीं पर कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया, क्या आपको आसपास के वर्ड्स देखने हैं, आसपास की लाइंस देखनी है, वहां से समझ जाओगे कि ये क्या कहना चाहता है। फिर है ट्राइंग टू रिमेंबर एवरीथिंग। अब हर चीज को आप याद नहीं कर सकते, तो हर चीज को याद करने की कोशिश करो मत। पढ़ रहे हो, मान लिया कोई आर्टिकल ऐसा है जिसमें बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं, आप उन नंबर्स को, आपके पीछे आपके दिमाग में ये चल रहा है, मुझे तो यार ये नंबर्स याद करने हैं, मुझे ये परसेंटेज याद करना है कि जीडीपी की ग्रोथ जुलाई से उस वाले क्वार्टर में कितनी हुई थी, इस क्वार्टर में कितनी हुई। ये सारे नंबर्स याद करने की कोशिश मत करो। कोई भी चीज़, कोई भी एब्रिविएशंस है वहाँ पर
पढ़ते टाइम फ्री होके पढ़ो, बस फ्री होके पढ़ो। उसके बाद मैंने बोला ना आपसे कि 4 क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, और अगर नहीं भी दे पाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यार कुछ कर ही नहीं पाओगे, ठीक है? कुछ दिन लगेंगे इस हैबिट को आते हुए, लेकिन आ जाएगी। फिर है रीडिंग विदाउट पर्पस। ये बहुत ज़रूरी है। ये तो भाई लिविंग विदाउट पर्पस ही एक सिन है ना? कोई भी काम विदाउट पर्पस करना सिन है, पाप है। तो रीडिंग करना विदाउट पर्पस क्यों नहीं पाप होना चाहिए? डेफ़िनेटली है ना? तो यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको पूछना है खुद से, आप क्यों पढ़ रहे हो? क्या आप जानना चाहते हो इस चीज़ को? क्या आपका कोई एग्ज़ाम है, या फिर यहाँ पर कोई मुद्दा है जिसको आपको जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है ना? तो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद पढ़ना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर आपका एक पर्पस ज़रूर होना चाहिए। तो ये हैं कुछ मिस्टेक्स जो आपको ध्यान में रखनी है और नहीं करनी है। ध्यान में रखनी है इसका मतलब ये नहीं कि ये करनी है, ध्यान में इसलिए रखनी है क्योंकि ये नहीं करनी है ना? चलो नेक्स्ट। अब हाउ मच टू रीड? बताओ भैया, हाउ मच टू रीड? हाउ मच टू रीड डेली? सो सब कुछ नहीं पढ़ना है, बिकॉज क्वालिटी मैटर्स वे मोर देन क्वांटिटी, है ना? क्वालिटी हमेशा मैटर करती है। अब जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी इनिशियल स्टेज में हैं, तो उनको भाई डरने की ज़रूरत नहीं है। एक दो आर्टिकल्स उठाने हैं, ठीक है? धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी स्पीड डेवलप होगी, जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, वैसे वैसे आप और भी आर्टिकल्स पढ़ते चले जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आप न्यूज़पेपर उठाओगे, उसमें के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, पूरा न्यूज़पेपर तो कोई नहीं पढ़ता, ठीक है? कोई भी नहीं पढ़ता, ठीक है? तो वहाँ के सारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, सारे तुम 1 घंटे में कंप्लीट कर दिया करोगे, 40-45 मिनट में, ठीक है? ऐसी स्पीड आ जाएगी। लेकिन देखो, अच्छी चीज़ें ना टाइम लेती हैं, अच्छी चीज़ें डेवलप होने में टाइम लेती हैं, तो हमेशा पेशेंस बहुत ज़रूरी है। सो एक एडिटोरियल अच्छे से उठा के पढ़ना है, एक ओपिनियन पेज को एनालिटिकली पढ़ना है, एनालाइज़ करना है। यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है कि ये भाई ओपिनियन है। ये ओपिनियन है मतलब किसी का ओपिनियन है ना? इस चीज़ को मुझे फैक्ट नहीं मानना है कि यही चीज़ सच है। इसमें इसमें मुझे एनालाइज़ करना है, सोचना है खुद से कि क्या ये बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है ना? फिर आप एक कोई एक्सप्लेन्ड न्यूज़ पढ़ सकते हो, कोई भी एक्सप्लेन्ड न्यूज़ पढ़ सकते हो। जैसे कि कोई भी एक न्यूज़ जो चली आ रही है, अरावली से रिलेटेड चली आ रही है, उस न्यूज़ को कल भी आई थी, आज भी आई थी, तो उसी न्यूज़ को पकड़ लो और उसको डेली पढ़ो जब तक वो मुद्दा न्यूज़ में है। हुँ? उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि वो वाली न्यूज़ में ना आपको देखना, आपने अगर कल भी वही न्यूज़ पढ़ी थी, परसों भी उसी से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स आए थे वो भी पढ़ी थी, और उसमें डेवलपमेंट्स होती चली जा रही हैं, डेली वही न्यूज़ आ रही है, भले ही कम हो रही, ज़्यादा हो रही है, ठीक है? तो आप देखोगे कि वो वाला आर्टिकल ना आप बड़ी ईज़िली समझ जाते हो। आप जाओगे, पढ़ोगे, समझ जाओगे, है ना? और इतना करोगे ना तो भाई बस काफ़ी है। ये चीज़ें काफ़ी हैं, इतना, ठीक है? और जाते-जाते लास्ट में मैं ये क्या कहूँगा, मैं आपको कुछ दूँगा गोल्डन टिप्स, ठीक है? गोल्डन टिप्स क्या कहती हैं कि रीड लाइक अ जज, नॉट लाइक अ लिसनर। जो लिसनर होता है वो बस कंज्यूम कर रहा है चीज़ों को, है ना? वो बस चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है, लेकिन जो जज होता है ना, वो टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट मतलब जो भी आपका आर्टिकल लिखा हुआ है, जो भी आपके पास सामने सेंटेंसेस हैं, उनसे क्वेश्चन करता है कि भाई तुम यहाँ पे क्यों हो? है ना? तुम्हारा पर्पस क्या है? तुम क्या बताना चाह रहे हो? तुम अपने साथ क्या लेके आए हो? हुँ? है ना? क्या वैल्यू एडिशन करोगे? तो ये सारी चीज़ें आप क्वेश्चन करते हो, वहाँ पे पूछते हो, तो आपको बड़ा ही एनालिटिकल रीडिंग करनी होती है। आपको बस कंज़्यूम नहीं करना है, बस गए यार और पैसिव माइंड से पढ़ लिया, खत्म कर दिया, भैया न्यूज़पेपर पढ़ लिया, दोस्तों को बता दिया मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूँ, इंटरव्यूअर को भी बता दिया न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूँ। लेकिन कुछ फ़ायदा भी तो हो, है ना? तो यही समझ लो कि यार न्यूज़पेपर जो है उसको बर्डन की तरह मत लेना है, नहीं लेना है, ठीक है? इसको डेली इंटेलेक्चुअल जिम की तरह समझना है कि आपका एक डेली इंटेलेक्चुअल जिम है जहाँ पर आप जाते हो, अपनी इंटेलेक्ट बढ़ाते हो, है ना? आपकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो हर बार इम्प्रूव होके निकलती है, राइट? तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, हाँ? फिर मैं देखता हूँ डेफ़िनेटली आपकी जो रीडिंग हैबिट्स है ना, अब देखो आप एक काम कर सकते हो, आप जाओ एट लीस्ट आप 1 हफ्ते तक इन सारी एक्टिविटीज़ को अगर आपने सीरियसली लिया है, तो आप यहाँ तक आए हो तो डेफ़िनेटली आपने सीरियसली लिया ही होगा। उन चीज़ों को फ़ॉलो करो, उसके बाद मुझे आके कमेंट सेक्शन में बताना कि ये चीज़ें आपको डेफ़िनेटली हेल्प करी हैं या नहीं, सच में हेल्प करी हैं या नहीं, ठीक है? और आई एम वेरी श्योर कि डेफ़िनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मैं ये वीडियो एंड करूँगा और लास्ट में यही बोलूँगा कि यार रीडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि रीडिंग आजकल एकदम डेड हो रही है।
पॉडकास्ट आ गए हैं, पॉडकास्ट लोग सुन लेते हैं, ठीक है? और ऑडियो बुक्स आ गई हैं, लोग सुन लेते हैं बुक्स, तो बुक्स भी नहीं पढ़ते। समरीज़ आ गई हैं, तो हर जगह मतलब हमें शॉर्टकट आ रहे हैं। और मैं वही चीज़ कहता हूँ कि आपको बेसिक्स क्यों करने इम्पोर्टेंट है, आप जब बेसिक्स करते हो ना, बेसिक्स मैं कहता हूँ ना कि आपको जो लेक्चर्स वगैरह हैं, वो आपके एडिशनल सोर्स होने चाहिए, मेन सोर्स नहीं। मेन सोर्स अभी भी किताबें हैं, हमेशा किताबें रहेंगी, ठीक है? किताबों से आज जब आप पढ़ते हो, तो आप रिटेन ज़्यादा कर पाते हो। तब आप चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाते हो, रिकॉल ईज़िली कर पाते हो, ठीक है? और क्या होता है, ओवरऑल आपका जो ब्रेन है, अच्छे से फंक्शन करता है, आप थोड़ा-सा शांत हो जाते हो, हाँ? और आपका जो मतलब थोड़ा-सा पीसफुल हो जाता है माइंड, बहुत ज़्यादा हसल नहीं रहता है जीवन में, है ना? तो काफ़ी अच्छी हैबिट है रीडिंग, तो रीडिंग किया करो और न्यूज़पेपर करोगे तो डेफ़िनेटली दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, है ना? और फिर जाके बताना इंटरव्यूअर को कॉन्फिडेंटली कि मेरी जो हॉबी है दैट इज़ ऑफ रीडिंग, है ना? न्यूज़पेपर रीडिंग, है ना? चलो, इन्हीं सारे नोट्स के साथ मैं अलविदा कहूँगा आपको, है ना? मिलते हैं अगले वीडियोज़ में और उससे पहले अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, आप यहाँ से डेली क्लास टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो की भी, ठीक है? और ये है नंबर मेरा, यहाँ पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिनको आप चाहते हैं कि रीडिंग हो। क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जो मैंने केवल मतलब एग्ज़ाम पर्पज़ से नहीं बनाई है, थोड़ा-सा हटके है, ऐसा है कि आप अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, है ना? तो डेफ़िनेटली आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं जिनको आप चाहते हैं कि उनकी रीडिंग वगैरह अच्छी हो। सो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।